नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारी कोशिश रहती है कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक कृषि जगत से जुड़ी वो तमाम जानकारियां पहुंचा सकें जिनसे आप लाभान्वित हो सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर शुक्रवार हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा विशेष सेगमेंट आपकी चिट्ठी और आपकी ईमेल, और साथ ही आपको दिखाते हैं खबरें खेती की और देते हैं मौसम की जानकारी। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं खबरें खेती की और साथ ही साथ आपको बताते हैं मौसम की जानकारी के बारे में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बर्लिन में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। ग्रीन हाउस में ग्रो बैग द्वारा मृदा रहित खेती और ट्यूबरोज या रजनीगंधा लगाकर ग्रीष्मकालीन मिलें खुशबू भरी कमाई। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वहाल और अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों जर्मनी बर्लिन में G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत G20 कृषि मंत्रियों की पिछली बैठकों में किए गए समझौतों, विशेष रूप से अनुसंधान और विकास, सहयोग और जानकारी हस्तांतरण, अनाज की हानि और बर्बादी से निपटने के लिए कार्रवाई और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकियों के से संबंधित समझौतों के शीघ्र क्रियान्वयन में मदद करेगा। श्री सिंह ने यह भी कहा कि भारत AMIS को सुदृढ़ बनाने के प्रस्ताव का समर्थन करता है। उन्होंने भंडारों के मूल्यांकन के महत्व को रेखांकित किया और इस बारे में उत्कृष्ट पद्धतियों को साझा करने का सुझाव दिया। पिछले दिनों बर्लिन में G20 देशों की बैठक हुई। इस बैठक में श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि भारत में कृषि वैज्ञानिक पद्धतियों, मूल्यों, उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल की जानकारी तथा मौसम और कीटों से संबंधित संदेश संप्रेषित में ICT एक कारगर और सशक्त माध्यम सिद्ध हुआ है। ग्रीन हाउस में खेती करने वाले किसान मृदा में होने वाली बीमारियों से परेशान हैं, खासकर नीमाटोड की समस्या से। छतों पर पथरीली जमीन तथा ऊसर जमीन पर ग्रो बैग लगाकर सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। ये ग्रो बैग कीटनाशी दवा व बीज आदि की दुकानों पर आसानी से उपलब्ध है। घटती जोत और बढ़ती जनसंख्या के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक उपज ली जाए। मिट्टी रहित ग्रो बैग भी इसी का समाधान है। ग्रो बैग तकरीबन 1 मीटर लंबा होता है। इसमें नारियल की भूसी, परलाइट, वर्मिक्यूलाइट या वर्मी कंपोस्ट मिलाया जाता है। ग्रो बैग में टमाटर, खीरा तथा शिमला मिर्च की फसल लगाई जा सकती है। एक ग्रो बैग में 3 साल तक फसल लगाई जा सकती है। इसे ग्रीन हाउस तथा छत पर भी रख सकते हैं। इसमें पानी में घुलनशील खाद का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली ये ग्रो बैग जो होते हैं ये लगभग 1 मीटर लंबी होती है और इस ग्रो बैग के अंदर में जो कुछ इनर्ट मटेरियल है मृदा रहित, जैसे इसमें कोकोपीट है, परलाइट है, वर्मिक्यूलाइट है इत्यादि इसमें भरा हुआ मिलता है। अगर किसान को परलाइट या वर्मिक्यूलाइट नहीं मिलता है तो वो कोकोपीट यानी नारियल के भूसा के साथ साथ जो गोबर का खाद है या वर्मी कंपोस्ट है जो कि गांव के स्तर पर आसानी से मिल जाता है, उसे 1:1 अनुपात में मिला दें। इस तरह के मिलाने से ग्रो बैग तैयार हो जाता है। और ग्रो बैग किसी भी तरह के प्लास्टिक के बैग में, कपड़े के बैग में, गमले में तैयार की जा सकती है। और इसके अंदर हम जो ग्रीन हाउस की जो फसल है, चाहे वो खीरा है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, ले सकते हैं। जो कॉमर्शियल स्तर पर जो ग्रो बैग है जो कि यहाँ दिखलाया जा रहा है, ये ग्रो बैग 1 मीटर लंबा होता है और इसमें 3 फसल हम एक साथ ले सकते हैं। ग्रो बैग की सबसे अच्छी बात यह है कि एक ग्रो बैग को लगभग किसान 3 साल तक चला सकता है। तो ग्रो बैग के आसपास कोई वीड भी नहीं होती है, कोई खरपतवार नहीं होती है और इसमें बहुत ही नियंत्रित मात्रा में पानी और खाद का मिश्रण हम ड्रिप सिंचाई द्वारा, ड्रिप स्टेकर द्वारा बूंद बूंद कर करके पौधे के आसपास पहुंचाते हैं। तो बहुत कम पानी, नियंत्रित पानी और उर्वरक से किसान बहुत अच्छी पैदावार कर सकता है, गुणवत्ता वाली फसल ले सकते हैं। ट्यूबरोज यानी रजनीगंधा फूलों की ऐसी खेती है जो ग्रीष्म काल में अपनी खुशबू फैलाती है तथा किसान इसकी वैज्ञानिक तरीके से पैदावार लेकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आजकल सर्दी में ग्लैडुलस,
गुलाब, गेंदा आदि सभी फूल की खेती अधिकतर होती है। इन्हें हमारे किसान खुले खेत व पॉली हाउस दोनों तरह से उगाते हैं और सही तरीके से बाजार भेज अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन रजनीगंधा को गर्मियों में भी लगाकर सही वैज्ञानिक तकनीकें व किस्में अपनाकर ट्यूब रोज की खेती से अच्छी उपज ली जा सकती है। रजनीगंधा एक ऐसी फसल है जिसके अनेक उपयोग हैं। इसको आप कर्तित पुष्प, विच्छिन्न पुष्प, सुगंध तेल और बहुउद्देश्य निर्माण के लिए अलग अलग तरह से उपयोग करते हैं। दिल्ली या इसके आसपास के जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, रजनीगंधा की खेती करने के लिए अति उत्तम मानी जाती है। इसको इन क्षेत्रों में लगाने का उपयुक्त समय मार्च और अप्रैल के महीने माने जाते हैं। रजनीगंधा की वैरायटी का जो उपयोग है वो निर्भर करता है कि हमें किस उद्देश्य के लिए अपनी फसल उगानी है। जैसे कर्तित पुष्प के लिए अथवा विच्छिन्न पुष्प के लिए अथवा दोनों के लिए। तो कर्तित पुष्प के लिए जो है डबल किस्म की जो वैरायटीज़ हैं, जिनमें पर डबल है या वैभव है या सुहासिनी है, ये किस्में अति उत्तम मानी जाती हैं। दूसरी जो किस्में होती हैं वो सिंगल पेटल की होती हैं। सिंगल पेटल में मैक्सिमम सिंगल है जो हमारी परंपरागत किस्म है। उसके अलावा कुछ सुधरी किस्में भी हैं, जैसे अर्का निरंतरा है, प्रज्वल है या फूले रजनी है। ये किस्में अधिक उपज देती हैं और बाजार भाव इनका अच्छा मिलता है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की कई जगहों पर बर्फबारी के साथ साथ वर्षा की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई स्थानों पर मौसम ठंडा रहने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर कोहरे की संभावना है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो किसान भाइयों बहनों, अभी अभी आपने देखी खबरें खेती की और साथ ही ली मौसम की जानकारी। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा स्पेशल सेगमेंट, आपकी चिट्ठी आपकी ईमेल। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, कार्यक्रम के इस भाग में अब समय है हमारे विशेष सेगमेंट आपकी चिट्ठी आपकी ईमेल का। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारी चिट्ठियां जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कि आपके जिज्ञासा से भरे जो सवाल हैं वो हम तक पहुंच चुके हैं और उनके जवाब देने का अब कार्यक्रम में समय हो चला है। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपका परिचय जो है हमारे विशेषज्ञ से करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव जी। डॉक्टर यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं या फिर कहें कि अपनी चिट्ठियों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो पहली चिट्ठी है वो हमें कहाँ से आई है और किसने लिखी है। तो डॉक्टर यादव, हमारी जो पहली चिट्ठी है वो हमें लिखी है गांव रेवाड़ी से रामफल जी ने, और ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो सरसों की फसल है वो लगा रखी है जिसमें सफ़ेद पाउडर सा इनको नज़र आ रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो सफ़ेद पाउडर है क्या ये इनकी फसल के लिए नुकसानदायक है? अगर है तो उसका जो निजात है वो किस प्रकार करें
उसके बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, रामफल जी, सरसों में सफ़ेद पाउडर असल में 2 बीमारियों की वजह से आता है। पहली बीमारी है सफ़ेद रोली बीमारी, जिसको कि सफ़ेद रतुआ भी कहते हैं। उसमें जो पत्तों के नीचे आमतौर पर एक रुईनुमा धब्बे बनते हैं सफ़ेद, और वो धब्बे बाद में बड़े होकर पूरे पत्ते पे फैल जाते हैं। और जब शुरुआत में अगर फसल 50-60 दिन की अवस्था पे उस समय वो धब्बे बनते हैं तो वो फूलों तक भी चले जाते हैं, और उससे एक मुक्ताकार जो फूलों की आकृति बन जाती है और उसमें कोई फली नहीं बनती, जिनको कि हम स्टैग हेड भी बोलते हैं। तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए आमतौर पर किसान भाइयों को रीडोमिल दवा जो है एक 72 वेटेबल पाउडर होता है, उसकी रिकमेंडेशन दी जाती है, जिसका कि 2% का घोल 700 से 800 लीटर पानी में बनाकर किसान भाई अगर छिड़काव करते हैं। और ये उसकी अवस्था ये होती है कि जब किसान भाई अपने खेत में जाकर देखते हैं और 10 पत्तों को पलट कर देखते हैं विभिन्न पौधों के, और उसमें से अगर एक पत्ते पे भी ये सफ़ेद धब्बे दिखाई दें तो उनको तुरंत उसका उपचार करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, रिडोमिल का जो है 2% का घोल 700 से 800 लीटर पानी में बनाकर छिड़काव करेंगे तो उससे इस बीमारी की रोकथाम हो जाती है। जो दूसरी बीमारी जिससे कि पत्तों पर सफ़ेद पाउडर सा आता है वो पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, उसको छाछिया रोग भी कहते हैं। और इसमें जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जब जनवरी के माह में थोड़ी बरसात हो जाती है तो पत्तों पर, तने पर, फलियों पर हर जगह एक सफ़ेद सा पाउडर आ जाता है। जिस तरह के हम छाछ को जब पौधों पर छिड़क देते हैं उस तरह के निशान आ जाते हैं, उसको हम छाछिया रोग कहते हैं। इससे हालांकि बहुत अधिक नुकसान नहीं होता है, फिर भी अगर आप समझते हैं कि उसको काफ़ी जो पाउडर पौधों पर दिखाई देता है तो उसके लिए 3 दवाइयाँ हैं मुख्य तौर पर जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक कैराथीन जो है एक तरल कंसंट्रेट होता है, कैराथीन LC, जिसका कि 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए जो दूसरी दवा है वो है सल्फर डस्ट, जो कि आमतौर पर किसान भाई 20 किलोग्राम इसका धूड़ा जो है वो प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करेंगे तो भी इस बीमारी से निजात मिल जाती है। और तीसरी जो दवा है वो घुलनशील गंधक है, जिसको कि 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी का घोल बनाकर अगर किसान भाई छिड़काव करते हैं तो उससे भी अपनी फसल को इस छाछिया रोग से या पाउडरी मिल्ड्यू का जो धब्बे हैं उनसे वो अपनी फसल को बचा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारी दूसरी चिट्ठी पर, जो कि हमें भेजी है छत्तीसगढ़ के गांव सिखा बांधा से कमल और सरिता जी ने। डॉक्टर यादव ये जानना चाहते हैं कि इस समय जो सरसों की फसल इनके खेतों में खड़ी हुई है उसमें वो क्या कुछ प्रबंधन कर सकते हैं जिससे अधिक से अधिक पैदावार जो है वो हासिल कर सकें, इसके बारे में जानकारी दीजिए। कमल जी और सरिता जी, जैसे कि आपके वहाँ आमतौर पर अक्टूबर में जो फसल लगाई गई है उसमें अभी जैसे कि जिन किसानों ने एक पानी लगा दिया है और अगर दूसरे पानी की उपलब्धता वहाँ पर है तो वो किसान भाई अभी कोई 80-90 दिन की फसल होगी उसमें दूसरा पानी लगा सकते हैं। इसमें आमतौर पर फूल पूरे हो जाते हैं और फलियां भरने के उस पर रहती हैं, तो उसमें पानी लगाने से दानों का भराव अच्छा होता है और किसान भाइयों को अच्छी पैदावार मिलती है। दूसरा, जो किसान भाइयों ने पछेती जो सरसों की किस्में लगाई हैं जो आमतौर पर नवंबर के माह में बिजाई की है, उसमें किसान भाई प्रथम पानी लगा सकते हैं। और उसमें आमतौर पर जो सफ़ेद रोली एक बीमारी आती है, जैसा कि मैंने पिछले सवाल पर भी उसका जवाब दिया है, उसमें सफ़ेद रोली पछेती जो फसल है उसमें बहुत अधिक आती है। उसमें किसान भाइयों को चाहिए कि वो उसकी रोकथाम के लिए रिडोमिल जो 72 जो पाउडर है उसका छिड़काव 2% का घोल उसमें 700 से 800 लीटर पानी में बनाकर करेंगे तो उससे इस बीमारी की रोकथाम हो जाती है। जो दूसरी समस्या आती है आमतौर पर इस समय सरसों की फसल में, चाहे वो समय पर बिजाई की गई है या पछेती बिजाई की गई है, वो सरसों का तेला है, जिसको कि हम कई जगह लाही भी बोलते हैं, चेपा भी बोलते हैं। तो इसका जब किसान भाई खेत में जाते हैं और वो देखते हैं कि 10% पौधों पर जो सरसों का तेला है ये आमतौर पर एक त्रिकोणीय एक वो कीड़ा होता है जो कि हल्के पीले रंग का होता है और ये फूलों पर अधिक दिखाई देता है। तो उसमें अगर उनको 10 पौधों पर को वो देखें और एक पौधे पे भी अगर इस कीड़े का वो दिखाई दे, लक्षण दिखाई दे, तो उनको तुरंत जो है उसका छिड़काव करना चाहिए। और दूसरा, अगर एक ही पौधे पर 25 से ज़्यादा कीट अगर वो ये दिखाई दें तेले के, तो भी उनको तुरंत उसका उपचार जो है छिड़काव शुरू करना चाहिए। तो उसके लिए विभिन्न दवाएं हैं, तो उनकी उपलब्धता के आधार पर किसान भाई उनका उपचार कर सकते हैं। जो पहली जैसे मोनोक्रोटोफास है एक दवा, उसका, या डाइमिथोएट है, मिथाइल डिमेटोन है, इनका 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर किसान भाई छिड़काव करते हैं तो इस जो है तेले से उसका
फसल को वो बचा सकते हैं। दूसरा, अगर एक मेलाथियान दवाई जो आमतौर पर मार्केट में कहीं भी मिल जाती है, उसका 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर किसान भाई छिड़काव करेंगे तो उससे भी फसल को तेले से बचाया जा सकता है। जो तीसरी बात जो आमतौर पर हम देख रहे हैं, हालांकि छत्तीसगढ़ में इतना ठंड का वो नहीं होता है, फिर भी पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि मौसम में तापमान काफ़ी कम जा रहा है, और ऐसी अवस्था में अगर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और जो उत्तरी हवाएं चलती है तो उसमें पाला पड़ने की काफ़ी संभावना रहती है। तो उसमें किसान भाइयों को चाहिए कि जिन किसान भाइयों के पास पानी की व्यवस्था है वो अपनी फसल में एक सिंचाई अवश्य दें, और अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो वो जो गंधक का तेजाब जो आता है कमर्शियल जो हम घरों में यूज करते हैं, उस गंधक के तेजाब का 0.1% का 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर छिड़काव करेंगे तो उससे भी किसान भाई अपनी सरसों की फसल को इस पाले के जो प्रकोप से बचा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं कार्यक्रम में हमारी पहली ईमेल, जो कि हमें भेजी है राजस्थान के गांव गंगानगर से राजवीर और रामरती जी ने। डॉक्टर यादव ये लिखते हैं कि जायद के मौसम में ये कौन सी ऐसी फसल लगा सकते हैं जो थोड़े ही समय में पककर तैयार हो जाए और उन्हें अधिक से अधिक उत्पादन जो है वो मिल सके। हाँ, राजवीर जी और रामरती जी, आपके जो सवाल का जवाब है कि क्योंकि अभी जो आमतौर पर हम फसलें लगा सकते हैं उसमें फरवरी के माह में, और हालांकि जैसे मूंग की एक फसल है जो कि 60-70 दिन में पक जाती है, और इसकी बिजाई आमतौर पर जो बसंत मौसम में बिजाई की जाने वाली किस्में हैं उनकी बिजाई हम 15 से और 25 मार्च के बीच में शुरू कर सकते हैं। और इसमें कुछ विशेष किस्में हैं, जैसे कि पूसा संस्थान द्वारा विकसित 2 किस्में हैं, जो पूसा विशाल और पूसा 9531, तथा इसी तरह से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक किस्म है जो बसंत की बिजाई के लिए उचित रहती है, वो MH 421 है, और एक पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किस्म है जिसको कि SML 668 नाम की किस्म है। तो इन किस्मों का प्रयोग करके किसान भाई आप अगर मार्च के माह में मूंग की किस्म लगाते हैं तो वो आप 60 से 70 दिन में उसकी कटाई कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ चारा की जो फसलें हैं उनको भी लगाकर किसान भाई उनको काट कर 60 से 70 दिन के बाद अपने खेत को खाली कर सकते हैं। तो उसमें मुख्य तौर पर जैसे लोबिया है और जो सिंगल कट वाली मक्की की जो फसल होती है उसको चारा के रूप में 60 से 70 दिन पर किसान भाई काट सकते हैं और उसको अपना बाज़ार में बेचकर या अपने पशुओं को खिलाकर अपने उसका इस समय का पूरा उपयोग कर सकते हैं। अब बारी है हमारी अगली चिट्ठी की, जो कि हमें लिखी है छत्तीसगढ़ के ग्राम डूमर सिंहा से बोधराम पटेल जी और कमलेश पटेल जी ने। डॉक्टर यादव ये जानना चाहते हैं कि इनकी जो गेहूं की फसल है उसमें तेला सा जो है वो नज़र आ रहा है, इसका नियंत्रण ये किस प्रकार करें। साथ ही साथ ये लिखते हैं कि कई जगह से इनकी जो फसल है वो पीली भी पड़ रही है, इसके उपचार के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। इसमें किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि गेहूँ में पिछले कुछ वर्षों से तेले का प्रकोप होता है जिसको कि चेपा भी बोलते हैं, और ये आमतौर पर शुरुआत में जड़ों पर और पत्तों के नीचे दिखाई देते हैं और उसके बाद ये बालियों पर भी आ जाता है जो तेला है। और सरसों से ये तेला थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि सरसों में आमतौर पर हल्के पीले रंग का चेपा जो होता है, तेले का कीट जो होता है, इसमें थोड़ा सा हरे गहरे रंग का जो कीट होता है और ये आमतौर पर पत्तों के नीचे, तनों पर, जड़ों में और बालियों पर दिखाई देता है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो इमिडाक्लोप्रिड का जो है 100 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से या थायोमिथोक्स का 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर छिड़काव करेंगे तो उससे तेले की रोकथाम की जा सकती है और किसान भाई अपनी गेहूं की फसल को बचा सकते हैं। दूसरा, जैसे कि आपने बताया कि कई जगहों पर उनकी जो गेहूं की फसल है वो पीली पड़ती जा रही है, तो पीली पड़ने के आमतौर पर गेहूं में 3 कारण होते हैं। पहला कारण है कि जैसे आप कि जो खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग करते हैं तो उसके छिड़काव के बाद भी कई बार फसल जो है वो थोड़ी पीली पड़ती है, लेकिन वो जो जैसे ही आप अगली सिंचाई देते हो उसके बाद फसल अपनी सामान्य परिस्थिति में आ जाती है। दूसरा कारण, कई बार किसान भाई खेत में अधिक पानी भर देते हैं और जल भराव के कारण भी गेहूं की फसल है वो कई बार पीली पड़ जाती है। तो उसमें किसान भाई पानी की निकासी करें और जैसे ही पानी जो आपका मॉइस्चर है वो सही लेवल पे आता है तो उससे फसल अपने आप ही अपनी सामान्य परिस्थिति में आ जाएगी। और तीसरा जो कारण है वो कुछ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी की वजह से भी पड़ जाती है, तो जिसमें आमतौर पर नत्रजन और जो आपका जिंक सल्फेट होता है उसकी कमी से फसल पीली पड़ जाती है। तो उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो 1 से 2% का यूरिया का घोल तथा उसी में जिंक सल्फेट का 0.5% का घोल बनाकर अगर वो 400 से 500 लीटर पानी में अपने
गेहूं की फसल पर करेंगे तो उससे इस पीलेपन से किसान भाई अपनी फसल को बचा सकते हैं और उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली ईमेल हमें कहाँ से आई है। डॉक्टर यादव, हमारी अगली ईमेल जो है वो हमें भेजी है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से मनोहर जी ने, और ये लिखते हैं कि गन्ने की खेती जो है वो करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि गन्ने की फसल का जो बुआई का सही समय क्या है, साथ ही साथ उचित जो किस्में हैं उनके बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं। ये तो किसान भाई, जैसे कि गन्ने के बारे में आपका सवाल है, तो गन्ना जो इस मौसम में हम आमतौर पर बिजाई करते हैं वो 25 फरवरी से और 25 मार्च तक का समय वो उचित समय होता है। और इसमें आमतौर पर जो गन्ने का बीज हम इस्तेमाल करते हैं वो 70 से और 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम बीज प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बीज की जो मात्रा है ये गन्ने की जो तना है उसकी मोटाई पर निर्भर करती है। तो अगर गन्ने का तना थोड़ा बारीक है तो उसमें 70 क्विंटल से काम चल जाता है, और तना अगर ज़्यादा मोटा है तो उसमें 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का प्रयोग करते हैं। उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो पहले जो जितने भी उर्वरक हैं उनका बेसल डोज है वो अच्छी तरह से डाल दें, और दीमक की रोकथाम के लिए कोई भी जो दवा है, रासायनिक दवा है, उसका प्रयोग ज़रूर करें। और तीसरा जो हमारे जो FYM है, जो खाद है हमारी, तो अच्छी तरह गली हुई जो खाद जो है वो 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अगर प्रयोग करते हैं तो उसमें गन्ने का उत्पादन अच्छा आता है। अब आपने किस्मों की बात की, तो जैसे गन्ने की मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में का जो क्षेत्र है उसके लिए जो पेनिनसुलर क्षेत्र के लिए जितनी भी किस्में रिकमेंड की गई हैं वो अच्छी पैदावार देती हैं। तो उससे मुख्य तौर पर जो है CO 86-023 एक किस्म है। उसके अलावा CO 2001-13, CO 2001-15 आदि किस्में हैं, उनका प्रयोग करके किसान भाई अधिक पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा एक नई किस्म जो है CO 0238 जो कि यूपी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसका भी किसान भाई बीज उपलब्ध कराकर और उसकी भी बिजाई करते हैं, तो उससे भी किसान भाई गन्ने की काफ़ी अच्छी पैदावार मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में ले सकते हैं। अब कार्यक्रम में समय है हमारी आखिरी यानी कि हमारी अंतिम चिट्ठी की, जो कि हमें लिखी है हिमाचल के कांगड़ा से करण और धीरेन्द्र ने। डॉक्टर यादव ये लिखते हैं कि हम ग्रामीण युवा हैं, ये जानना चाहते हैं कि कौशल विकास योजना जो है वो क्या है, और साथ ही साथ इसका प्रशिक्षण लेकर ये किस प्रकार का खेती से जुड़ा व्यवसाय जो है उसकी शुरुआत कर सकते हैं, इसके बारे में इन्हें जानकारी दीजिए। 2015 में जो कार्यक्रम शुरू किए गए उसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कृषि के क्षेत्र में भी कौशल विकास के जो प्रशिक्षण है वो शुरू किए गए, और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भी अपने विभिन्न संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और जो कि अभी चल रहे हैं। और इनमें जो आमतौर पर जो कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जैसे कि आपका कटाई के उपरांत जो फसलों में जो मूल्य संवर्धन की हम बात करते हैं, जैसे कि आप अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों में जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं वो अपनी एजुकेशन के हिसाब से वो ये प्रशिक्षण लेके, और उसमें जैसे तेल निकालने की बात है, तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उसके विभिन्न उपयोग हैं। जिस तरह से खली को हम खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, पशुओं के जो चारे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, और जो हमारे जो विभिन्न पक्षी हैं जैसे मुर्गियां आदि है उनके चारे जो खाने के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उस तरह का एक छोटा सा कार्य वो लोग शुरू कर सकते हैं। उसमें वो अपने कार्य के साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी एक रोजगार दे सकते हैं, और उससे उनकी आमदनी भी बढ़ती है और देश के विकास में भी उनका एक विशेष योगदान रह सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने विशेषज्ञ को धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव, आप यहाँ पर आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब इतने विस्तार पूर्वक दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें।
कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, आपकी चिट्ठी आपकी ईमेल। यकीन मानिएगा किसान भाइयों बहनों, हमें बेहद खुशी होती है जब आपकी इतनी सारी चिट्ठियां जो हैं हम तक पहुंचती हैं, और हम और हमारे विशेषज्ञ यहाँ से पूरा प्रयास करते हैं कि आपके जो भी सवाल हम तक आए हैं उनके विस्तार पूर्वक जवाब जो हैं आप तक सही समय पर पहुंचा सकें, जिनसे आप लाभान्वित हो सकें। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे किसान भाइयों बहनों, यदि आप किसी कारणवश हमें चिट्ठी या फिर ईमेल नहीं लिख पाते हैं तो आप हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हमने जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई है आप लोग उससे अवश्य ही लाभान्वित होंगे। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।